स्वागत है आप सभी का लोक बंधु के YouTube चैनल पर। तो अपने जो EORO पार्ट बी की स्टडी कर रहे थे उसके अंदर एक थोड़ा सा पोज आया था क्लासेस के बीच में, और उसको अपने वापस स्टार्ट कर रहे हैं, जिसके तहत अपने जो आपके EORO पार्ट बी है, जिसके अंदर आपके एक तो राजस्थान म्यूनिसिपल एक्ट आता है 2009 का, ठीक है, इसको स्टडी कर रहे थे। ठीक है, इसके अब तक अपने चैप्टर 2 को स्टडी कर चुके हैं, चैप्टर 3 को स्टडी कर चुके हैं और चैप्टर 4 को स्टडी कर चुके हैं। ठीक है, EORO पार्ट बी की अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहां पर जाके आप इनको पढ़ सकते हो। अब इसके अलावा यहां पर 6 चैप्टर्स और बचे हैं जो कि जल्द ही आपको करवा दिए जाएंगे। ठीक है, इसके बाद में जो दूसरा पार्ट है पार्ट बी का, वो है आपके रूल्स का। ठीक है, तो टोटल जो है वो 3 रूल्स आपके सिलेबस में दिए हुए हैं, 3 नियम आपके पाठ्यक्रम में दिए हुए हैं। तो आज उनमें से अपने एक नियम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, और फिर आपके पाठ्यक्रम में जो है वो योजनाएं दी हुई है। क्या दी हुई है? योजनाएं दी हुई है, और ये योजनाएं जो है ये टोटल 8 हैं, 8 योजनाएं हैं। ठीक है, तो ये सारी जो है ये अपने सिर्फ एक ही क्लास में कवर कर लेंगे। ये रूल अपने अलग अलग क्लासेस में पढ़ेंगे, फिर इनको जोड़कर भी एक क्लास बनाएंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से और इसमें सबसे मेन चीज ये है कि इसका जो कंटेंट है वो पूरी तरह से निःशुल्क आपको मिलेगा। कंटेंट जो है वो आपको लोकबंधु 2025 टेलीग्राम चैनल, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया हुआ है, वहां से आप जा सकते हो, सीधा सर्च कर सकते हो लोकबंधु 2025। इस पे आपको EORO पार्ट बी का 40 में से 40 अंक लाने वाला जो कंटेंट है वो पूरी तरह से निःशुल्क मिलेगा। ठीक है, जिसमें से आप जो एक्ट है उसके एक तो आपके सरलीकृत नोट्स हो गए, सिंप्लीफाइड नोट्स हो गए। ठीक है, फिर उसके बाद उसका रिवीजन करने के लिए कंपाइलेशन नोट्स हो गए टेबल फॉर्मेट में। ठीक है, फिर उसके रिवीजन को और सॉलिड करने के लिए आपको MCQs, वो भी व्याख्या सहित जो है पूरी तरह से निःशुल्क हैं ये। ठीक है, एक्ट के। फिर दूसरा इसके अंदर जो रूल्स हैं, तीनों रूल्स जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं आज की क्लास के थ्रू, ठीक है, इन सब का भी जो सरलीकृत नोट्स हैं वो आपको फ्री मिलेंगे इसी टेलीग्राम चैनल पे। योजनाओं के भी आपको जो नोट्स हैं वो आपको इस चैनल पर फ्री मिलेंगे। तो 40 में से 40 अंक का पार्ट बी का जो कंटेंट है वो पूरी तरह से निःशुल्क है। बस इसमें एक ही चुनौती है, और वो चुनौती ये है कि पेजेस काफी ज्यादा रहेंगे। ये MCQ वगैरह की जो PDFs हैं इनके पेजेस काफी ज्यादा है, तो इन सबको हम जो है वो सुविधाजनक कर रहे हैं, उनकी फॉर्मेटिंग करवा के हम एक अलग ही PDF बना रहे हैं, जिसमें ये 40 में से 40 अंक का जो कंटेंट है सारा का सारा ये फॉर्मेट होके कम पेजेस में आ जाए, जिसको अगर आप प्रिंट करवाओ तो आपका प्रिंटिंग कॉस्ट कम आए। ठीक है, ये भी बहुत जल्दी हम आपको अवेलेबल करा देंगे। फिलहाल अपने जो आपको कंटेंट दिया हुआ है, पूरा कंटेंट दे दिया है EORO पार्ट बी का, उसको आप PDF फॉर्मेट में पढ़ते रहें, एक बार प्रिंट करवाने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप प्रिंट करवा भी रहे हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आपके पास में अगर इनफ पैसे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर करवा सकते हो। ठीक है, तो आज अपने जो है वो नियम पढ़ने वाले हैं। अभी अपने जो एक्ट है उसके 6 चैप्टर्स बचे हुए हैं, उसको भी पढ़ेंगे, लेकिन अभी अपने नियम और योजनाएं पढ़ लेते हैं, जिससे एक बर्डन जो है वो समाप्त हो जाए कि हमने नियम और योजनाएं पढ़ ली, अब सिर्फ एक्ट बचा, उसके भी 6 चैप्टर बचे हैं। ठीक है, तो नियम जो है आपके वो 3 नियम आपके पाठ्यक्रम में जो है वो दिए हुए हैं। ठीक है, कितने नियम दिए हुए हैं? 3 नियम आपके सिलेबस में दिए हुए हैं, नगर पालिका संबंधी 3 नियम, जिसके तहत एक जो नियम है जिसका नाम है राजस्थान नगर पालिका समितियों की शक्तियां, कर्तव्य और कृत्य, नियम 2009। एक तो नियम ये है। दूसरा है आपके राजस्थान नगर पालिका कार्य संचालन नियम 2009। तीसरा है राजस्थान नगर पालिका सामग्री का क्रय और संविदा नियम 1974। ये 3 नियम आपके पाठ्यक्रम में दिए हुए हैं, जिसमें से अपने आज जो नियम पढ़ेंगे वो पहला नियम है राजस्थान नगर पालिका समितियों की शक्तियां, कर्तव्य और कृत्य नियम 2009। बहुत ही छोटा सा नियम है। ठीक है, इसको अपने इजीली समझ सकते हैं आज की क्लास में। ये अगर आपने क्लास लगा ली तो इसके बाद में नियम कभी नहीं भूलोगे। ठीक है, तो सबसे पहले अगर अपने बात करें इस नियम की,
ठीक है, जैसे एक एक्ट होता है या अधिनियम होता है तो उस अधिनियम के अंदर क्या होती है, धाराएं होती हैं। ठीक है, जैसे संविधान में अनुच्छेद होते हैं उसी प्रकार से अधिनियम में क्या होती है, धाराएं होती है। उसी प्रकार से ये जो नियम है इसके अंदर भी क्या होंगे, नियम होंगे। नियम के अंदर क्या होंगे, नियम होंगे। सबसे पहले तो जो नियम का नाम है उसी से भी बहुत सारी चीजें जो है वो क्लियर हो जाएगी। तो अगर आप नियम का नाम लिखें यहां पर, तो नियम का नाम है राजस्थान नगर पालिका समितियों की शक्तियां, कर्तव्य और कृत्य, है ना। तो नियम का नाम क्या है, राजस्थान नगर पालिका, ठीक है, समितियों की शक्तियां, समितियों की शक्तियां, कर्तव्य एवं कृत्य, नियम 2009। ठीक है, अब इसके नाम से क्या क्या चीजें स्पष्ट होती है। जब भी कोई नियम बनता है तो वो नियम कैसे बनता है, वो नियम बनता है किसी अधिनियम के थ्रू। ठीक है, कि किसी अधिनियम के अंदर कोई बात लिखी हुई है कि इस धारा के तहत जो है राज्य सरकार नियम बना सकती है, तो उस धारा के तहत या उस अधिनियम के तहत जो है वो नियम बनाया जाता है। नियम कौन बनाती है, तो राज्य सरकार बनाती है। ऐसा कहां पर लिखा हुआ है, तो ये जो नियम बनाया गया है इसका मूल जो अधिनियम है वो राजस्थान नगर पालिका एक्ट 2009 है। राजस्थान नगर पालिका जो एक्ट है 2009 का, ठीक है, उसकी धाराओं को प्रयोग में लाते हुए इस नियम को जो है वो बनाया गया है, समितियों की शक्तियां, कर्तव्य और कृत्य। अब इस एक्ट के अंदर कौन कौन सी ऐसी धाराएं थी जिनको प्रयोग में लाते हुए इस नियम को बनाया गया, तो इसके अंदर सबसे पहली, अब आप मुझे एक चीज बताओ कि इसमें जो आपके धाराएं अगर आपको याद हो, यहां पर धारा 55 जिसमें कि समितियां वर्णित है, धारा 61 जिसमें शक्तियों का प्रत्यायोजन है, धारा 337 जिसमें नियम बनाने की राज्य सरकार की शक्ति वर्णित है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर अपने बात करें इस नियम की, तो इस नियम को जो है वो मूलतः जो एक्ट है राजस्थान नगर पालिका एक्ट 2009 उसकी धाराओं का प्रयोग करते हुए बनाया गया है। उसकी कौन कौन सी धाराओं का प्रयोग करके बनाया गया है, तो सबसे पहले तो धारा जो 337 है इसमें राज्य सरकार की नियम बनाने की शक्ति जो है वो वर्णित है। धारा 337 जो है इसमें राज्य सरकार की जो है, राज्य सरकार की नियम बनाने की जो शक्ति है वो वर्णित है, कि राज्य सरकार के पास में नियम बनाने की शक्ति है, तो उसी शक्ति का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार ने ये नियम जो है वो बनाया है। ठीक है, तो एक तो धारा 337 जो है इस अधिनियम की, राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की, उसका प्रयोग किया गया है नियमों को बनाने में। दूसरी जो धारा प्रयोग में लाई गई है वो आप सबको पता है, क्योंकि नाम में समितियां दी हुई है, और समितियां आपने अगर चैप्टर 3 पढ़ा हो तो मैं आपको रिकॉल करवा देता हूं। समितियां जो है वो धारा 54 और 55 में दी हुई थी। धारा जो 54 थी उसमें तो वार्ड समिति जो है उसकी बात हुई थी। ठीक है, धारा 54 जो है इसके अंदर अपने किसकी बात की थी, वार्ड समिति की बात की थी। ठीक है, धारा जो आपके 54 थी उसमें तो अपने बात की थी वार्ड समिति की। ठीक है, धारा 54 में तो वार्ड समिति की बात की थी, लेकिन धारा 55 में वार्ड समिति को छोड़कर जो अन्य समितियां हैं, जिसमें एक तो आती है कार्यपालक समिति और एक आती है अन्य समितियां, इन सब की बात की थी। तो धारा जो 55 है उसकी समितियों की यहां पर बात हो रही है इस नियम के तहत, कि उन समितियों की शक्तियां, कर्तव्य और कृत्य क्या है जो अपने अधिनियम में नहीं पढ़ी थी, वो कहां पढ़नी है, नियम के अंदर पढ़नी है। तो इसके अलावा इसमें जो दूसरी धारा प्रयोग में लाई गई है वो है धारा 55, धारा 55 जिसके अंदर क्या बताई गई है, समितियां। समितियां, समितियों के अंदर दो टाइप की समितियां बताई गई है। एक आपकी आएगी कार्यपालक समिति, एक तो आ गई एग्जीक्यूटिव कमेटी, कार्यपालक समिति, और दूसरी आ जाएगी आपके अन्य समितियां। दूसरी क्या हो जाएगी,
अन्य समितियां, यानी कि वार्ड समिति से इसका कोई भी संबंध नहीं है इस नियम का। ठीक है, वार्ड समिति जो धारा 54 में वर्णित है उससे इसका कोई संबंध नहीं है। तो एक तो धारा 337 का प्रयोग किया गया जिसमें यह बताया गया है कि राज्य सरकार के पास में नियम बनाने की शक्ति है, तो उसके तहत राज्य सरकार ने ये नियम बनाया। फिर जो धारा 55 के अंदर जो समितियां दी हुई है वार्ड समिति को छोड़कर, जिसमें एक कार्यपालक समिति और एक अन्य समितियां आती हैं, उस धारा 55 को प्रयोग में लाते हुए इस नियम को बनाया गया। इसके अलावा इसमें एक चीज और भी दी हुई है। देखो, समितियों से हमने ले ली धारा 55, ठीक है, नियम बनाने की शक्ति से अपने धारा 337 ले ली। फिर इसमें लिखा हुआ है शक्तियां, कर्तव्य और कृत्य। ठीक है, उन शक्तियों का जो है वो प्रत्यायोजन भी तो किया जा सकता है, किसी को डेलीगेट भी तो की जा सकती है, वो वर्णन किया गया था धारा 61 में। इसका मीनिंग सिंपल है कि ये जो नियम है ये आपके चैप्टर 3 से लिंक्ड है, चैप्टर जो 3 है उससे लिंक्ड है। धारा जो 61 है जिसके अंदर आपके प्रत्यायोजन जो है उसका वर्णन किया गया है, धारा 61 जो है उसके तहत शक्तियां, कर्तव्य और कृत्य जो कि उसके नाम में लिखा हुआ है नियम के, जो कि प्रत्यायोजित किए जा सकेंगे। ठीक है, ये धारा 61 में बताया गया है। तो धारा 61 में के अंदर क्या बताया गया है? प्रत्यायोजन। तो ये जो 3 धाराएं हैं इनका प्रयोग करते हुए इस नियम को राज्य सरकार ने बनाया। कौन कौन सी धाराएं हैं? एक तो धारा 337 है, एक आपके धारा 55 है जिसमें समितियां बताई गई है, और एक धारा 61 है जिसमें प्रत्यायोजन का जो है वो प्रावधान किया गया है। ठीक है, तो ये तो वही इसकी एक बैकग्राउंड की, इस नियम को बनाया किस आधार पर गया है। ठीक है, तो यही बातें यहां पर लिखी हुई है। मूल अधिनियम इसका कौन सा है? राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009। अब बात आती है कि इसके अंदर टोटल नियम है कितने। ठीक है, तो इसके अंदर जो टोटल नियम है वो है सिर्फ और सिर्फ 6। कितने नियम है? सिर्फ और सिर्फ 6। सिर्फ और सिर्फ 6 नियम इसके अंदर जो है वो दिए गए हैं। और अगर हम इन नियमों की बात करें तो इन 6 नियमों में से सिर्फ एक ही है, इसको एक ही नियम ऐसा है जिसको अपने को थोड़ा सा विस्तार से पढ़ने की जरूरत है, बाकी बहुत छोटे छोटे नियम हैं। एक एक करके अगर अपने इन नियमों की तरफ चलें, इसके अलावा अगर एक चीज और यहां पर अपने को देखनी हो तो वो ये है कि ये जो नियम है ये लागू कब हुए। तो इनकी लागू होने की तिथि की बात करें, अगर अपने लागू होने की तिथि, तो वो जो लागू होने की तिथि है इनकी वो है 23 दिसंबर 2009। क्या है? 23 दिसंबर 2009। इन नियमों के लागू होने की तिथि क्या है? 23 दिसंबर 2009। तो अब तक जो बातें मैंने आपको बताई, अगर मैं आपको एक बार रिकॉल करवा दूं उनको, तो सबसे पहले तो जो नियम है आपके उसका नाम क्या है? राजस्थान नगर पालिका समितियों की शक्तियां, कर्तव्य और कृत्य नियम 2009, जो कि आपके राजस्थान नगर पालिका जो एक्ट 2009 है उसकी धाराओं को प्रयोग में लाते हुए बनाया गया है। ठीक है, जिसमें धारा 337 का प्रयोग हुआ है जो कि यह बताती है कि राज्य सरकार के पास में नियम बनाने की शक्ति है। धारा 55 जिसमें समितियां बताई गई है, कार्यपालक समिति है और जो अन्य समितियां हैं, उस धारा का प्रयोग किया गया है। इसके अलावा धारा 61 जिसमें शक्तियां, कृत्य और जो कर्तव्य हैं जिनका कि प्रत्यायोजन किया जा सकता है वो बताए गए हैं धारा 61 में। तो इन 3 धाराओं का प्रयोग करते हुए जो है ये सारे नियम बनाए गए हैं। टोटल कितने नियम हैं इसमें? तो टोटल इसमें 6 नियम हैं जो कि कब लागू हुए हैं? लागू हुए हैं ये आपके 23 दिसंबर 2009 को। कब लागू हुए? 23 दिसंबर 2009 को। तो इतनी तो है कुछ बेसिक डिटेल्स इसकी। अब आते हैं अपने को इन 6 नियमों को पढ़ना है एक एक करके। तो इसके अंदर 5 नियम तो बहुत ही सिंपल से हैं, जैसे कि जो पहला नियम है, कोई भी पहला नियम पढ़ लेना आप, कोई भी अधिनियम की पहली धारा पढ़ लेना, उसमें आपको यही चीज मिलेगी। उसमें आपको संक्षिप्त नाम मिलेगा और उसका प्रारंभ मिलेगा। ठीक है, कि उसका संक्षिप्त नाम क्या है और वो स्टार्ट कब से हुआ है। तो आप सबको पता है इसका नाम तो क्या है? राजस्थान नगरपालिका समितियों की शक्तियां, कर्तव्य, कृत्य 2009। अगर हम प्रारंभ की बात करें तो ये भी मैं बता चुका हूं, 23 दिसंबर 2009 को जो है ये लागू हुए हैं। ठीक है, तो ये वाला जो नियम है इसको आपको कुछ भी जोर देने की जरूरत ही नहीं है दिमाग पे, ये चीजें तो आपको याद ही है। ठीक है,
दूसरा जो नियम होता है, आप देख लेना, हमेशा कोई भी अधिनियम है उसकी धारा 2 में हमेशा परिभाषाएं मेंशन होती है, और नियम 2 में भी, और नियमों में भी क्या होता है, नियम 2 के अंदर परिभाषाएं ही मेंशन होती है। तो नियम 2 जो है उसमें कुछ परिभाषाएं दी हुई है, जैसे कि अधिनियम। अधिनियम का मतलब यहाँ पर राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 है, ठीक है। इसी प्रकार से धारा लिखा हुआ है, तो उस धारा का मतलब है इस अधिनियम की धारा, यानी राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा। समिति का मतलब है धारा 55 के अधीन जो समिति गठित हुई है, जिसमें एक तो कार्यपालक समिति है और एक अन्य समिति है, उसकी बात हो रही है। अगर मैं आपको एक बार में रिकॉल करवाऊं धारा 55 को, तो धारा 55 जो है जिसमें समितियां मेंशन की गई थी, जिसमें एक तो आपके प्रत्येक नगर पालिका में एक कार्यपालक समिति जो है उसका गठन किया जाएगा, जिसमें कौन कौन शामिल होंगे वो यहाँ पर बताया गया है, ठीक है। उसका पदेन सचिव कौन होगा ये सब आपको पहले बताया जा चुका है। इसके अलावा ये तो हो गई कार्यपालक समिति, इसके अलावा अन्य समितियां भी होगी, जिनकी अधिकतम जो संख्या है वो होगी 10। अधिकतम कितने सदस्य होंगे इसमें? 10 सदस्य होंगे। कौन कौन है अन्य समितियों में? एक तो वित्त समिति है, एक स्वास्थ्य और स्वच्छता समिति है, एक आपके भवन अनुज्ञा और संक्रमण समिति है, इसके अलावा गंदी बस्ती सुधार समिति है, नियम और उपविधियां समिति है, अपराधों का शमन और समझौता समिति है। तो ये अन्य समितियों में शामिल है, ठीक है। और नगर पालिका के गठन के 90 दिनों के भीतर जो है इन समितियों का गठन करना अनिवार्य है। अगर नगर पालिका इनका गठन नहीं कर पाती है तो ऐसी स्थिति में राज्य सरकार फिर इनका गठन करेगा। ये पूरी की पूरी धारा 55 थी, ठीक है, जिसमें ये समितियां बताई गई हैं। अब अगर अपने बात करें नियम 3 की, तो नियम 3 में बताया गया है समितियों का जो गठन है वो कैसे होगा। तो समितियों का जो गठन है वो नगर पालिका की साधारण बैठक में ही किया जाएगा। समितियों का गठन करने के लिए कोई विशेष बैठक नहीं बुलाई जाएगी, ध्यान रखना। नियम 3 में ये बात साफ साफ लिखी हुई है कि जो समितियों का गठन है वो नगर पालिका की साधारण बैठक में ही किया जाएगा, ठीक है। तो ये नियम 1 हुआ, जिसमें संक्षिप्त नाम और ये कब से स्टार्ट होंगे नियम ये बताया हुआ है। नियम 2 में कुछ परिभाषाएं हैं जो बिल्कुल ही काम की नहीं है, ठीक है। और नियम 3 के अंदर बताया गया है समितियों का गठन कब होगा। तो समितियों का गठन नगर पालिका की जो साधारण बैठक है उसमें किया जाएगा। अब जो नियम 4 है ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर नियम 4 में बताया गया है इन समितियों की शक्तियां, कर्तव्य और कृत्य। इन समितियों की शक्तियां, कर्तव्य और कृत्य, जिसको अपने आगे पढ़ेंगे, ठीक है, आगे आराम से पढ़ेंगे इसको। नियम 5 में क्या है? नियम 5 जो है उसमें क्या है इससे आपको कोई मतलब नहीं होना चाहिए, बिकॉज इस नियम को जो है डिलीट कर दिया गया है 28 जनवरी 2011 को। 28 जनवरी 2011 को इसको निरसित या फिर विलोपित या फिर आप बोलो डिलीट कर दिया गया है 28 जनवरी 2011 को। 2 डेट इस नियम में आपके लिए इंपॉर्टेंट है। एक आपके 23 दिसंबर 2009 है जिस दिन ये नियम जो है वो लागू किए गए, और एक इसका जो नियम 5 है जिसको कि डिलीट किया गया 28 जनवरी 2011 को, ठीक है। अब बात करते हैं नियम 6 की, अंतिम नियम। नियम 6 जो है वो ये कहता है कि इसके तहत जो है जिसमें कि निरसन और व्यावृत्ति यानी कि रिपेल एंड सेविंग, जिसमें राजस्थान नगर पालिका समितियों का गठन नियम 1996 जो था उसको इसके तहत निरसित किया गया, ठीक है। और पूर्व में किए गए जो कार्य हैं उनकी विधि मान्यता जो है वो प्रभावित नहीं होगी इससे। तो नियम 6 को आप ध्यान से समझना। नियम 6 क्या कहता है? देखो सिंपल 1 जो है नियम 1 उसमें संक्षिप्त नाम और ये कब से प्रारंभ होंगे वो बताया गया है, ठीक है। नियम 2 के अंदर जो है आपके परिभाषाएं बताई गई है। नियम 3 में बताया गया है कि नगर समितियों का गठन कब होगा, तो समितियों का गठन नगर पालिका की साधारण बैठक में होगा। नियम 4 में नगर जो समितियां हैं उनके क्या बताए गए हैं? कर्तव्य, कृत्य और शक्तियां बताई गई है। जो नियम आपके 5 है उसको डिलीट कर दिया गया 28 जनवरी 2011 को। और नियम 6 जो है इसके तहत एक जो नियम था पुराना जिसका नाम था राजस्थान नगर पालिका समितियों का गठन नियम 1996, राजस्थान नगर पालिका
समितियों का गठन नियम 1996, इस नियम को डिलीट किया गया। ठीक है, इस नियम को क्या कर दिया गया? डिलीट कर दिया गया। ये नियम 6 में बताया गया। ठीक है, इस नियम को क्या कर दिया गया? डिलीट कर दिया गया। तो डिलीट करने से जो आपके पूर्व में किए गए जो कार्य हैं, क्या उनकी विधि मान्यता प्रभावित होगी? तो बिल्कुल भी नहीं, उनकी विधि मान्यता प्रभावित नहीं होगी, वो वैलिड रहेंगे। पूर्व में किए गए कार्य जो हैं वो वैलिड रहेंगे। लेकिन इस नियम को जो है अब डिलीट कर दिया गया है, राजस्थान नगर पालिका समितियों का गठन नियम 1996। ठीक है, इससे पूर्व में किए गए कार्यों की विधि मान्यता प्रभावित नहीं होती। ये आपके पूरे के पूरे 6 नियम हैं, जिसमें अपने नियम 4 जो है उसको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ने वाले हैं। नियम 4 जो है इसको डिटेल में पढ़ने से पहले अपने जो एक्ट की धारा 61 है प्रत्यायोजन से रिलेटेड, उसको देख लेते हैं। ठीक है, उसमें क्या लिखा हुआ है देखो। 61 जो धारा है उसमें शक्तियां, कर्तव्य और ऐसे कृत्य जो कि प्रत्यायोजित किए जा सकते हैं उनका वर्णन है, जिसके तहत नगर पालिका की शक्तियां और जो उसके कार्यपालक कृत्य हैं वो नियमों के अधीन समितियों को प्रत्यायोजित किए जा सकते हैं। ये अधिनियम में लिखा हुआ था और सरकार ने इसके लिए नियम भी बना दिए जो अपने अभी पढ़ रहे हैं। ठीक है, उसके अधीन जो समितियां हैं उनको प्रत्यायोजित किए जा सकते हैं। नगर पालिका जो है वो अपनी शक्तियां और जो अपने एग्जीक्यूटिव फंक्शंस हैं वो इन समितियों को प्रत्यायोजित कर सकती है। कब? यदि अध्यक्ष का पद रिक्त है या और उपाध्यक्ष भी नहीं है तो नई नियुक्तियां होने तक नगर पालिका की बैठक बुलाकर किसी सदस्य जो है उसको शक्तियां प्रत्यायोजित की जा सकती है। अगर नगर पालिका का अध्यक्ष का पद रिक्त है, उपाध्यक्ष भी नहीं है, तो ऐसी स्थिति में किसी सदस्य को जो है उनकी जो शक्तियां हैं अध्यक्ष पद की वो प्रत्यायोजित की जा सकती है। ठीक है, और इसमें एक आरक्षण का नियम भी लगता है। सिंपल बात। ये धारा 61 था। धारा 61 ये कहती थी कि आपके नगर पालिका जो है वो समितियां जो है उनको कार्य सौंप सकती है। अध्यक्ष का और उपाध्यक्ष दोनों ही अगर पद पर नहीं है तो किसी सदस्य को जो है इस अध्यक्ष पद की जिम्मेदारियां सौंपी जा सकती है, उसी को प्रत्यायोजन बोलते हैं। ठीक है, तो अब इसके तहत जो नियम 4 है जिसके तहत बहुत सारी समितियों में एक तो कार्यपालक समिति और एक अन्य समितियां जो अपने अलग अलग करके पढ़ रहे हैं। अब यहां पर ध्यान रखना, बहुत सारी धाराएं इससे संबंधित बताई गई। क्या अपने को ये याद रखनी है? तो मेरे विचार में तो 1% भी याद नहीं रखनी है आपको। इतनी सारी धाराएं याद करने जाओगे तो कुछ भी याद नहीं रहेगा और पूछे जाने लायक भी नहीं है। क्या पूछे जाने लायक है वो मैं आपको इजीली बता दूंगा। ठीक है, सबसे पहले आपको यह ध्यान रखना है इसका मुख्य कार्य और शक्तियां क्या है। कार्यपालक जो समिति है, नाम में ही एग्जीक्यूटिव है, तो ये बोर्ड के जो कर्मचारी हैं उनकी नियुक्ति करती है। ठीक है, बोर्ड के जो कर्मचारी होंगे उनकी नियुक्ति करने का काम किसका है? कार्यपालक समिति का है। दूसरा इसका काम है जो कर्मचारी है उनके विरुद्ध जो अनुशासनात्मक कार्यवाही संबंधी सभी मामले हैं उनको यही समिति देखेगी। एक काम तो इसका क्या है, जो बोर्ड के जो कर्मचारी हैं उनकी नियुक्ति करना। दूसरा है कर्मचारियों के विरुद्ध अगर कोई अनुशासनात्मक कार्यवाही संबंधी कोई मामला आया है तो उसको भी यही देखेगी। कौन? कार्यपालक समिति। तो ये इसके मुख्य कार्य और शक्तियां हैं। अब इससे संबंधित धाराएं आपको याद करने की नीड नहीं है। दूसरी समिति जो आपकी आती है वो अन्य समितियों के तहत आती है, वित्त समिति। अब वित्त समिति की भी धाराएं आपको याद करने की नीड नहीं है। ठीक है, अब वित्त समिति का काम क्या है? तो नाम में ही वित्त है, फाइनेंस है, तो ये बजट तैयार करने का काम करेगी। तो ये नगर पालिका का जो बजट है उसको तैयार करेगी, जिसमें कि आपके परिवर्तन और पुनर्विनियोग के प्रस्ताव भी शामिल होंगे। ठीक है, ये नगर पालिका का बजट तैयार करेगी बेसिकली वित्त समिति। इसके अलावा जो वित्त समिति है वो करारोपण जो है और उनकी अपील से संबंधित मामलों को भी देखेगी। वित्त समिति जो टैक्स से रिलेटेड मामले हैं और उनकी अपील से संबंधित जो मामले हैं उनको भी देखेगी। कौन? वित्त समिति। इसके अलावा करों की वसूली से रिलेटेड काम भी कौन करेगी? वित्त समिति करेगी। एक तो बजट और एक कर, दो चीजें ध्यान रखना। वित्त समिति का संबंध एक तो बजट से है और एक आपके किससे है? कर से है। ठीक है, इसके बाद तीसरी समिति आपके आती है स्वच्छता और स्वास्थ्य समिति। स्वास्थ्य और जो स्वच्छता समिति है इसकी धाराएं आपको याद नहीं करनी है।
इसका मेन काम क्या है, तो नाम में ही स्पष्ट है, एक तो स्वच्छता कार्य जो है उनकी निगरानी करना, और दूसरा है आपके स्वास्थ्य, स्वच्छता और न्यूसेंस हटाना और अभियोजन संबंधी जो मामले हैं उनको ये देखती है। ठीक है, स्वास्थ्य, स्वच्छता और न्यूसेंस को हटाने से रिलेटेड है, और अभियोजन संबंधी मामले भी कौन देखती है, स्वास्थ्य और स्वच्छता समिति। ठीक है, इसके बाद आता है भवन अनुज्ञा, यानी कि परमिशन वगैरह लेने, भवन निर्माण के लिए अनुमति लेने, और संक्रम यानी कि निर्माण कार्य, ठीक है, उनकी निगरानी करना। तो इससे रिलेटेड ये समिति है भवन अनुज्ञा और संक्रम समिति। धाराएं आपको इसकी भी याद नहीं रखनी है, आपको सिर्फ इतना याद रखना है ये काम क्या करती है, भवन निर्माण के लिए अनुमति जो है वो ये जारी करती है। इसके अलावा निर्माण कार्यों की निगरानी भी कौन सी समिति करती है, भवन अनुज्ञा और संक्रम समिति। ठीक है, एक समिति आपके आती है कच्ची बस्ती सुधार समिति। कच्ची बस्ती जो सुधार समिति है, धाराएं दी हुई नहीं है, इसका काम क्या है, तो ये नाम से स्पष्ट है, कच्ची बस्ती सुधार, यानी कि जो कच्ची या फिर गंदी बस्ती है उसके विकास और उसके रिहैब की योजनाएं बनाने का काम करेगी। गंदी या कच्ची बस्ती है उसका विकास और उसका पुनर्वास जो है उससे रिलेटेड योजनाएं कौन सी समिति बनाएगी, कच्ची बस्ती सुधार समिति। इसके अलावा जो आपके विकास कार्य हैं उनके लिए निधि आवंटन की भी सिफारिश कौन सी समिति करेगी, कच्ची बस्ती सुधार समिति, है ना। विकास कार्य जो है उनके लिए कितना फंड जो है वो एलोकेट किया जाए, ये काम भी कौन करेगी, कच्ची बस्ती सुधार समिति। ठीक है, इसके अलावा अन्य समितियों में ही एक आती है नियम और उपविधि समिति। क्या नाम है, नियम और उपविधि, यानी कि रूल्स एंड बाई लॉ। जो बाई लॉ होते हैं इनका प्रारूप तैयार करना, तो नियम और उपविधि समिति, इसकी धाराएं आपको जरूर याद करनी चाहिए। मैं आपको बता देता हूं, यहां पर जहां पर धाराएं कम लिखी है वहां से प्रश्न आने की ज्यादा संभावना है। ठीक है, तो नियम एवं उपविधि समिति। ठीक है, नियम एवं उपविधि समिति। पहले तो इसका काम समझ लो आप, काम तो आपको समझ आ रहा है। नियम और उपविधि यानी न्यायालय संबंधी जो भी मामले और वाद होंगे वो यही समिति देखेगी। इसके अलावा नियम और उपविधि जो है, बाई लॉ जो है, उसके प्रारूप तैयार करना जो है वो इसी समिति का काम है। ठीक है, नियम और जो आपके उपविधि है या बाई लॉ है उनके प्रारूप यही समिति तैयार करेगी, और इसके अलावा न्यायालय संबंधी कोई भी वाद होगा वो यही समिति देखेगी। अब इससे रिलेटेड धाराओं की अगर बात करें तो इसमें धाराओं की बात करें तो धारा 303 इससे संबंधित है। इसके अलावा इससे धारा 339 संबंधित है और धारा 341 संबंधित है। ठीक है, 339, 341 और धारा 303। तो ये तीन धाराएं जो है वो इस समिति से संबंधित है, नियम और उपविधि समिति। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि निम्न में से किस धारा का संबंध जो है नियम और उपविधि समिति से नहीं है, और 3 ये दी होगी और चौथी कोई और दी होगी जो कि उसका आंसर होगा। ठीक है, तो ध्यान रखना, नियम और उपविधि समिति से कौन कौन सी धाराएं संबंधित है। एक तो धारा 303 संबंधित है, एक धारा 339 संबंधित है और एक धारा 341 संबंधित है। ठीक है, ये 3 धाराएं बेसिकली इससे संबंधित है। अब चलते हैं अगली समिति की तरफ। अगली समिति है आपके अपराध प्रशमन और समझौता समिति, जिसका काम क्या है, उसका काम है अपराधों का अभियोजन करना। ठीक है, अपराधों के अभियोजन संबंधी जो शक्तियां हैं वो किसके पास में है, अपराध प्रशमन और समझौता समिति के पास में। इसके अलावा समझौता करने की शक्ति भी इसके पास में है। नाम में ही 2 चीजें मेंशन्ड है, एक अपराध प्रशमन करना और एक समझौता। तो ये जो आपकी समिति है अपराध प्रशमन और समझौता समिति, तो अपराध प्रशमन जो है ये तो धारा आपके 299 के अंदर वर्णित है। अपराध प्रशमन तो धारा 299 में वर्णित है, और जो आपके समझौता है, समझौता करने की शक्ति है, वो 306 में वर्णित है। तो ये जो 2 धाराएं हैं इस समिति से संबंधित है, ध्यान रखना।
एक अपराध प्रशमन और समझौता समिति, धारा 299 में लिखा हुआ है कि अपराधों के अभियोजन संबंधी शक्तियां जो है वो इस समिति के पास में है, और धारा 306 में लिखा हुआ है समझौता करने की शक्ति। ठीक है, ये दोनों शक्तियां इसके पास में। तो ये आपसे पूछा जा सकता है कि अपराध प्रशमन और समझौता समिति का जो संबंध है वो किन दो धाराओं से है। एक तो धारा 299 से है जिसमें कि अपराधों के अभियोजन संबंधी शक्तियां हैं, और दूसरा धारा 306 से है जिसमें कि समझौता करने की शक्तियां बताई गई हैं। ठीक है, ये आपके पूरा का पूरा नियम 4 था। इसके अलावा इसमें एक चीज और भी मेंशन की गई है, जो ये है कि अन्य समितियां जो है वो कितनी, ऐसे तो कितनी भी अन्य समितियां आप गठित कर लो, लेकिन उनकी एक मैक्सिमम नंबर जो है वो डिसाइड की हुई है। ठीक है, मैक्सिमम नंबर की कितनी अधिकतम अन्य समितियों का गठन आप कर सकते हो। तो नगर पालिका अगर बोर्ड है तो उसमें आप 4 जो है अधिकतम अन्य समितियों का गठन कर सकते हो। अगर नगर परिषद है तो आप 6 अन्य समितियों का गठन कर सकते हो, और अगर नगर निगम है तो वहां पर आप 8 जो है अन्य समितियों का गठन कर सकते हो। तो ये भी चीज यहां पर मेंशन की गई है, अन्य समितियों की अधिकतम संख्या। नगर पालिका बोर्ड में अधिकतम 4 ही अन्य समितियां गठित की जा सकती है, नगर परिषद में 6 और नगर निगम में कितनी, 8। ठीक है, ये पूरा का पूरा आपका नियम था। ठीक है, ये आपका पहला नियम जो है वो होता है कंप्लीट यहां से। चलिए, थैंक यू वेरी मच। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और कंटेंट आपको मैंने बता ही दिया कहाँ पे मिलेगा। मिलते हैं अपने अगली क्लास में।